आंचल में और आज का हमारा सोशियोलॉजी का टॉपिक है सोशल फैक्ट्स अकॉर्डिंग टू डरखेम। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि रिलीजन के बारे में डरखेम ने किस तरह के विचार रखे थे। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि सोशल फैक्ट्स के ऊपर डरखेम ने किस तरह से बेहतरीन तरीके से जो है अपने परामर्श रखे हैं। आज की वीडियो में हम डिटेल में सोशल फैक्ट्स के ऊपर चर्चा करेंगे। आज का हमारा मेंस का सवाल है, not all facts about human behavior are necessarily social facts. State the meaning of social facts and the methods of studying them with reference to the statement. डरखेम और सोशल फैक्ट्स रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप यही आंसर जो है वो चिपका दीजिएगा। चाहे वो ये पूछे कि सोशल फैक्ट्स के रिलेटेड शॉर्ट नोट लिखो या फिर डरखेम ने सोशल फैक्ट्स के बारे में किस तरह से बोला था वो लिखो, यही सेम आंसर चिपका दीजिएगा। ठीक है जी। तो इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं इस आंसर का मूल मंत्र है, इसको याद रखेंगे, जो दिखता है वही बिकता है। इसी के इर्द गिर्द ये पूरा आंसर घूमेगा, तो इस लाइन को हमेशा याद रखिएगा, जो दिखता है वही बिकता है। जैसे कि आपको पता है कि डरखेम जो है वो इंट्यूशन स्पिरिचुअलिटी में बिलीव नहीं करते थे। वो पेंटाकल्स की ऊर्जा मतलब जमीन से प्रैक्टिकल की रहने वाले इंसान थे, प्रैक्टिकल को सोचते थे। जो दिख रहा है, जो रियलिटी में है वही सच है, ऐसा उनका मानना था। जो नहीं दिख रहा है, तुम्हारी इमेजिनरी बेस्ड है, दैट इज नॉट ट्रू, व्हिच वाज अकॉर्डिंग टू डरखेम। ठीक है जी। जो दिखता है वही बिकता है। यहाँ पे बहुत बेहतरीन कविता एक लिखी हुई है, so I couldn't control myself in writing this, penning this down and sharing with you guys. ये मुंबई है, यहाँ हर चीज दिखावा है जिसे हम शोमैनशिप कहते हैं, सजावट है जिसे हम पब्लिसिटी कहते हैं, और बनावट है जिसे हम मार्केटिंग कहते हैं। अगर आपको ये जो दिखता है वो बिकता है, इसको रिलेटेबल कंटेक्स्ट में देखना है तो आप दो मूवीज है बहुत अच्छी देख सकते हो। एक है पैशन, दूसरी है हीरोइन, जिसमें दिखाया जाता है कि अरे वाह, हीरोइन की लाइफ तो क्या ग्लैमरस होती है, कितना नेम, कितना पैसा, कितना फेम, लेकिन बाद में पता चलता है कितनी घटिया लाइफ होती है, कितना मॉलेस्टेशंस होते हैं, इतना कितना कुछ सहना पड़ता है। तो इस तरह से जो दिखता है वही बिकता है, हमेशा वो सच नहीं होता है जो दिखता है। ठीक है। इंट्रोडक्शन में हम इस बुक के बारे में लिखेंगे जहाँ पे डरखेम ने सोशल फैक्ट्स के बारे में बताया था। द नेम ऑफ द बुक इज द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड व्हिच वाज पब्लिश्ड इन 1895, and the primary aim of the study was to outline the nature of sociological subject matter and to set out the steps of sociological investigation. सोशोलॉजिकल सब्जेक्ट मैटर, जो सोशोलॉजी का सब्जेक्ट था उस टाइम पे नया नया उभर के आया था, तो सोशोलॉजी यानी स्टडी ऑफ सोसाइटी आखिर क्या है, सोशल इन्वेस्टिगेशन कैसा होता है, इस एम से ये स्टडी कंडक्ट किया गया था। और इस स्टडी में जो भी रिसर्च कंडक्ट की थी, इसको इस बुक में पेन डाउन किया था डरखेम ने, जो कि पब्लिश किया गया था 1895 को। Durkheim describes social facts in terms of their exteriority, generality and constraint. तो डरखेम ने सोशल फैक्ट्स को तीन चीजों के ऊपर, एक्सटर्नलिटी, एक्सटर्नलिटी मतलब जिसे आप टेंजिबल चीज है, जैसे आप देख सकते हो, जैसे जिसका कोई आकार विकार हो, वो एक्सटर्नलिटी, जो एक्सटर्नल अपीयरेंस से विजिबल हो। जेनरलिटी एंड कॉन्स्टेंट। तो इसका मतलब ये है कि डरखेम ने सोशल फैक्ट्स को एक थिंग, एक वस्तु की तरह कैटेगराइज किया था। इट इज नॉट एन इमेजिनरी कंसेप्ट, इट इज की जैसा आपके सामने टेबल चेयर है वैसे ही सोशल फैक्ट्स है, लाइक इट इज ऑल्सो अ थिंग जिसको आप टच कर सकते हो, देख सकते हो, सब इज अ टैंजिबल थिंग। Some of the important observation of Durkheim with regard to the scientific procedure while studying social facts have been listed below. तो कुछ इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन जो इस बुक के ज़रिए हमें पता चला है, जो डरखेम ने करी थी रिगार्डिंग सोशल फैक्ट्स, वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहला है, व्हाट आर द रूल्स फॉर द ऑब्जर्वेशन ऑफ सोशल फैक्ट्स। सोशल फैक्ट्स को कौन सी चीज़ें हैं उसको ऑब्जर्व करने के लिए कौन सी रूल्स होती है। रूल्स फॉर द ऑब्जर्वेशन ऑफ सोशल फैक्ट्स ये होता है, ये मतलब क्या रूल्स अपनाए जाते हैं जिससे हम लोग जो है सोशल फैक्ट्स को ऑब्जर्व कर सके या कैटेगराइज कर सके कि ये चीज़ सोशल फैक्ट्स की में आता है। तो
तो सबसे पहला रूल जो डरखेम ने बताया था कि सोशल फैक्ट्स जो है इट शुड बी ट्रीटेड एज थिंग्स, मतलब जैसे कि आपके सामने वस्तुएं हैं जिसको आप छू सकते हो, देख सकते हो, वैसे ही सोशल फैक्ट्स है। दूसरा रूल जो डरखेम ने बताया था कि जब आप सोशल फैक्ट्स को स्टडी करो ना, तो अपनी धारणाओं को अपने घर पे रख के आओ। जब आप सोशल फैक्ट्स के बारे में स्टडी करने के लिए रहो, तो अपनी प्री कॉन्सेप्शंस को, अपनी सोच विचार को अपने घर पे रख के, यानी कि साइड में रख के आओ। ठीक है जी। तीसरा रूल है ऑब्जर्वेशन ऑफ सोशल फैक्ट शुड बी कन्फर्म टू द एक्सटर्नल एंड एक्सटर्नल एट्रीब्यूट्स। इसको एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं। मान लीजिए ये नोबिता है, ठीक है। तो इसको ना अचानक से पेट में बहुत दर्द हो रहा है, तो ये डॉक्टर के पास गया, ठीक है। अरे डॉक्टर अंकल बताओ, मेरे को मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, क्या मेरे को किडनी की प्रॉब्लम होगी, मेरे को लिवर की प्रॉब्लम होगी? तो डॉक्टर ने बिना देखे, हाँ हो सकता है। अरे तुम एग्जामाइन करो, टेस्ट कराओ, तब जाके पता चलेगा ना क्या हुआ है। हो सकता है वाला कॉन्सेप्ट सोशल फैक्ट्स में नहीं चलेगा। ऐसा डरखेम ने कहा था कि हो सकता है वाला कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल नहीं चलेगा। जो क्लैरिफाइड डेफिनेशन नहीं कर सकते हो तो निकलो यहाँ से। ऐसा डरखेम का मानना है। ठीक है जी। हर चीज़ का एक डेफिनाइट डेफिनेशन होना चाहिए, एक डेफिनाइट क्लैरिफिकेशन होना चाहिए, जस्टिफिकेशन होना चाहिए। हो सकता है कि कॉन्सेप्ट पे नहीं चलेगा। दीज आर द रूल्स ऑफ सोशल फैक्ट्स। अब दूसरा है जो डरखेम ने बताया था, ऑब्जर्वेशन, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल एंड पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट्स। Having a given rule for the observation of social facts, Durkheim makes a distinction between normal and pathological social facts. कौन सा नॉर्मल है और कौन सा पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट्स है, उसके बारे में एक सीमा, एक डिस्टिंक्शन बनाई थी डरखेम ने आफ्टर गिविंग द रूल्स। Durkheim explains that the social fact is considered to be normal when it is understood in the context of the society in which it exists. सोशल फैक्ट्स उन क्षेत्रों में नॉर्मल माना जाता है जब वो उन क्षेत्रों में स्टडी किया जाता है, जब वो उस सोसाइटी में इस्तेमाल किया जाए, उस सोसाइटी में वो एग्जिस्ट हो। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। पहले के ज़माने में क्या था, एकदम आई एम टॉकिंग अबाउट आपके दादाजी के टाइम के, ठीक है। तब क्या होता था, औरतें काम नहीं करती थी। दैट वॉज नॉट कंसिडर्ड एज नॉर्मल। वहाँ पे अगर औरत काम करने लगे तो इट वॉज लाइक अ सस्पिशियस थिंग, इट वॉज अ हुशिश थिंग, राइट। लेकिन अब क्या है, एट दैट टाइम वुमेन के लिए वर्क करना या फिर शॉर्ट स्कर्ट्स पहनना या फिर एक मेल ट्रेंड बनाना, इट वॉज नॉट कंसिडर्ड एज नॉर्मल। अगर हम स्टीरियोटाइप्स की बात करें तो एट दैट टाइम इन फार फार आपके दादाजी के टाइम में, ठीक है, दादाजी पर दादाजी के टाइम पे, ठीक है, इट वाज ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस टाइम। कॉन्ट्रारी टू इट, आज के ज़माने में अगर आप देखो तो वुमेन का काम करना या फिर ड्रिंक करना, एक आध थोड़ा बहुत ड्रिंक करना, मेल फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करना, इट्स नॉट कंसिडर्ड टू बी अबनॉर्मल थिंग, इट्स कंसिडर्ड टू बी कूल। अगर हम लोग सिटी लाइफ को एक के बारे में बोले तो इट्स प्रिटी मच कूल। जब तक आप अपनी लिमिट्स में रहो तो इट्स कूल। तो इतना कोई स्टीरियोटाइपिकल वो नहीं, अभी नॉर्मल है। अगर आप एक लड़का लड़की को देखोगे भी तो इट इज ठीक है, इट्स ओके। लेकिन पहले के ज़माने में अगर आप लड़का लड़की, अरे बाप रे क्या कर रहे हैं, इस तरह का सीन हो जाता है ना। धूमता नाना वाला म्यूजिक जो है पैसा बचता है। तो ऐसा डिफरेंस होता है कब नॉर्मल, जगह के ऊपर या सिचुएशन के ऊपर कौन सी चीज़ नॉर्मल है, कौन सी चीज़ अबनॉर्मल है, वो डिसाइड किया जाता है। ठीक है जी, सिचुएशन के ऊपर। Durkheim also adds that a social fact which is general to a given type of society is normal when it has utility for that social type. दरखेम ने ऑल्सो कहा कि सोशल फैक्ट्स तब नॉर्मल माना जाता है जब वो किसी प्रकार की सोसाइटी के लिए कामदायी हो, यूजफुल हो। ठीक है जी। यहाँ पे क्राइम का एग्जाम्पल दिया हुआ है। यहाँ पे बोला गया है कि अगर वैम्प ना होती तो हीरोइन को ग्लोरीफाई या हीरोइन की महत्व को कैसे दर्शाया जाता।
लाइफ का जो है वो, अगर आप ऊपर जाते हो तो आपको नीचे आना ही पड़ता है, अगर आप नीचे जाते हो तो आप ऊपर जाओगे ही जाओगे। तो अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी तो आपकी लाइफ में जो है उसको आप अप्रिशिएट नहीं करोगे। इसीलिए क्राइम अगर नहीं होगा या फिर क्राइम अगर लिमिट में होता है तो इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज एबनॉर्मल। इट इज़, हाँ, कभी कभी इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज एबनॉर्मल। ये कभी कभी हर्टफुल होता है जब तक क्राइम जो है या फिर बुरे काम जो है लिमिट में किया जाए, तभी तो अच्छे कामों को महत्व मिलेगा। अगर वैम्प नहीं होगी तो हीरोइन को कौन ज़्यादा प्रेज करेगा, हीरो हीरोइन ही कैसे होंगे, है ना। तो वैम्प होना ज़रूरी है जब तक वो लिमिट में रहे। As an illustration, Durkheim cites the case of crime. We consider crime as pathological, but Durkheim argues that though we may refer to crime as immoral because it floats values we believe in, from a scientific viewpoint, it would be incorrect to call it abnormal. क्राइम को हम इमोरल बोल सकते हैं लेकिन एबनॉर्मल नहीं, क्योंकि क्राइम, हाँ ठीक है, हमारे जो नॉर्मल जो फ्लोरा है उसको थोड़ा बहुत हैम्पर कर देता है। आपकी गतिविधि स्ट्रेट लाइन में जा रही है, अगर क्राइम या फिर कुछ भी बुरी चीज़ें होती है तो वो उथल पुथल हो जाती है, लेकिन इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज एबनॉर्मल। आप अगर उथल पुथल करोगे, आप गिरोगे तभी तो उठोगे ना, तभी तो उठना सीखोगे। Secondly, if there is not occasional deviation or floating of norms, there would be no change of human behavior and no opportunities though which a society can reaffirm the existing norms. ठीक है, अगर आप एक ही गतिविधि में चल रहे हो तो यू विल नॉट नो द पोटेंशियल्स विच आर विद इन यू। ह्यूमन बींग्स हैव डेफिनाइट पोटेंशियल, बहुत कुछ कर सकते हो आप अपना 100% यूज़ कर ही नहीं सकते हो। तब उसी गतिविधि में चल रहे हो, लाइफ बहुत बोरिंग हो जाती है। तो लाइफ में अगर थोड़ा स्पाइसीनेस आ जाता है, थोड़ा प्रॉब्लम आता है, तो आपको पता चलेगा अरे मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ। बाद में आप 4 साल बाद जो है आप रियलाइज़ करोगे अच्छा हो गया, ये हो गया, मेरे को इतना कुछ सीखने को मिला। दैट इज़ कॉल अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती है, ठीक है। ये दिखाने के लिए कि क्राइम जो है वो कभी कभी हमारे कामदायक भी होता है, डर्केम ने सोक्रेटिस का एग्जाम्पल लिया। जैसे कि आपको पता है कि सोक्रेटिस कितने महान थे, ठीक है, उनकी रचनाएं जो है आज भी पढ़ी जाती है। To show the crime, he used to the normal evolution of morality and law. Durkheim cites the case of Socrates, who according to Athenian law was a criminal. एथेनियन लॉ के हिसाब से डरखेम जो है उनको क्रिमिनल माना जाता था। His crime being independence of his thought. क्यों? उनका गुनाह क्या था? उनका गुनाह ये था कि वो अपनी सोच जो है इंडिपेंडेंट रखते थे, उनकी सोचने की शक्ति, वो इंडिपेंडेंटली अपना विचार रखते थे, और ये उनका गुनाह था। सब लोग गुलाम थे लेकिन वो गुलामी मंजूर नहीं करते थे, वो आज़ाद थे, मतलब उनकी सोच आज़ाद थी, और यही उनका गुनाह था, इसीलिए उनको पनिश किया गया था। But his crime rendered a service to his country because it served to prepare a new morality and faith with the Athenians needed. तो उन्हीं के इसी विचार ने एथेनियंस की जीवन में जो है वो एक रोशनी की तरह काम किया और उनके लिए एक बून बन गए। एक मैंने बहुत पहले वीडियो बनाया था, डिसेबिलिटी अ बून और ए कर्स। तो इस तरह से उनकी ये इसको जो कर्स की तरह रखा था, एक क्राइम की तरह रखा था, लेकिन ये वरदान बन गया उनके ही शहरवासियों के लिए, नॉट उनके शहरवासियों के लिए। उनके विचार आज भी कायम हैं और बहुत सारे लोग उनको फॉलो करते हैं। तीसरा ऑब्जर्वेशन जो दरखेम ने लिखा था, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ सोशल फैक्ट्स। सो रूल्स फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ सोशल फैक्ट्स। यहाँ पे कुछ टर्म्स आएंगे कि सोशल मॉर्फोलॉजी क्या है। Classification of societies into types is an important step towards explanation, as problems and their explanation will differ for each type. सोसाइटीज़ को कैटेगराइज करना, क्लासिफाई करना भी डरखेम ने बताया था कि कैसे क्लासिफाई करना होता है सोसाइटीज़ को। It is also needed to decide whether a social fact is normal or abnormal.
सिंस अ सोशल फैक्ट इज नॉर्मल और abnormal ओनली इन रिलेशन टू अ गिवन सोशल टाइप, जैसे कि हमने देखा कि नॉर्मल किन सिचुएशन में माना जाता है, जब वो सिचुएशन कैसा होता है, ठीक है, उसके आसपास का माहौल, उसके आसपास का दौर कैसा होता है, उसके हिसाब से वो फैक्ट सो नॉर्मल है या अबनॉर्मल है वो माना जाता है। तो सोशल फैक्ट नॉर्मल है या अबनॉर्मल है, ये भी कैटेगराइजेशन या क्लासिफिकेशन में आता है। आप लोगों ने बायोलॉजी में क्लासिफिकेशन ऑफ जो कोडेट्स नॉन कोडेट्स के बारे में आपने क्लासिफिकेशन 3 देखा था ना, जब बायो का 10th या 9th क्लास में आपका आया था क्लासिफिकेशन ऑफ कोडेट्स एंड नॉन कोडेट्स में। इस तरह से एक ट्री बनाया गया था कि एम्फीबिया, मेमिलिया, रेप्टिलिया, इस तरह के जो ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया जाता है, ठीक उसी तरह से सोसाइटी में भी हर सब टाइप्स को क्लासिफाई किया जाता है एंड दैट इज कॉल्ड एज सोशल मोर्फोलॉजी। अब हम देखेंगे व्हाट आर द रूल्स फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ सोशल फैक्ट्स। पहले हमने देखा था कि रूल्स क्या होते हैं फॉर ऑब्जर्वेशन ऑफ सोशल फैक्ट्स। अब हम देखेंगे सोशल फैक्ट्स को एक्सप्लेन करने के रूल्स क्या होते हैं। There are two approaches which may be used in the explanation of social facts, that the casual and the functional. फर्स्ट इज कि वो सोशल फैक्ट क्यों हुआ है, और दूसरा फंक्शनल मतलब कि वो सोसाइटी के लिए किस तरह से उपयोगी या फंक्शनल है। ये दोनों के बेसिस पे ही हम सोशल फैक्ट्स को एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट इज कैजुअल, कैजुअल मतलब क्यों हो रहा है ये सोशल फैक्ट, क्यों आया ये सोशल फैक्ट, और दूसरा कि उसका सोशल फैक्ट्स का सोसाइटी में क्या फंक्शन है। एग्जाम्पल है पनिशमेंट का। पनिशमेंट क्यों होता है? पनिशमेंट तब होता है जब कोई गलती करता है तो तब उसे पनिश किया जाता है, और उसका उपयोग या उसका फंक्शन क्या है? उसका फंक्शन ये है कि जब आप पनिश करते हो तो हमारा जो कानून के ऊपर जो है वो भरोसा रहता है कि हाँ, अगर हमारे साथ गलत होगा तो कानून है हमारी रक्षा करने के लिए, वो पनिश करेगा, गलत को सजा देगा। इट्स नॉट ओनली कानून, भगवान, हम बोलते हैं ना भगवान सब देख रहा है, वो सब हिसाब लेगा। तो गलत करने से पहले लोग सोचते हैं, इसीलिए दिस इज अ सोशल फैक्ट। अब आगे है हम लोग अपने कंक्लूजन के ऊपर। जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ कि मैं कंक्लूजन एक्सप्लेन नहीं करती हूँ, आप लोग को जो समझ में आए इस वीडियो से वही आप अपना कंक्लूजन लिख सकते हो, ठीक है जी। तो ये हमारी वीडियो का एंड। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ नए लेक्चर्स के साथ। थैंक यू।